नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ। अभी कुछ दिनों पहले गोंडा में एक बड़ी घटना हुई जिसमें एक 22 साल के युवक को पुलिस टॉर्चर किया गया और जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके परिजनों को आरोप है कि उस युवक के साथ पुलिस ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार टॉर्चर किया था। एक बार उसको बुलाया तो उसकी उंगलियों में पेन फंसाकर लात से, बेल्ट से उसको मारा गया था। और यही अंदेशा उनको दूसरी बार भी है कि कहीं ना कहीं पुलिस टॉर्चर के कारण ही उसकी मृत्यु हो गई। इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं सूरज सिंह विशेन, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एडवोकेट है। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गोंडा पोस्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज जी, जैसा कि मैंने आपको बताया और आप भी जानते होंगे कि गोंडा के अंदर इस तरह की एक घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को जी। पुलिस ने इंटरोगेशन के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन में सहयोग लेने के लिए बुलाया था। और वो अपने पिताजी के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने एक दो और परिचित लोगों के साथ गया था थाने पर। पुलिस थाने पर जब वो व्यक्ति गया, उसके 1-2 घंटे बाद उसके परिजनों को, उसके पिता को खबर लगती है कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, जिसके बाद उसको जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर उसके पिता ने उसकी मृत शरीर को, डेड बॉडी को देखा। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस किसी व्यक्ति के साथ इंटरोगेशन में या इन्वेस्टिगेशन में इस तरह का व्यवहार, अमानवीय व्यवहार कर सकती है? बिल्कुल नहीं, कहीं से भी उसको ये राइट नहीं। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्राइम जो भी है, क्राइम को हमने कैटेगराइज दो कैटेगरी में कर रखा है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो कॉग्निजेबल जो ऑफेंसेस होते हैं उसमें पुलिस को तो पावर है कि बिना वारंट के वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है या इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। लेकिन जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, जिसमें हीनियस क्राइम नहीं आते हैं, आप अमूमन कह सकते हैं कि 2 साल से कम की जो सजा वाले प्रावधान है जिसमें, उसमें बिना वारंट के ना तो वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और ना ही गिरफ्तार कर सकती है किसी व्यक्ति को। जहां तक बात रही गोंडा वाले मैटर की, उसमें ये हीनियस क्राइम में था तो इन्वेस्टिगेशन का पूरा पावर और गिरफ्तार करने का पूरा पावर पुलिस अधिकारी को था। लेकिन किसी भी व्यक्ति को कस्टोडियल, आप टॉर्चर करना या किसी को पनिश करना आपके हाथ में नहीं। आप केवल उससे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, साक्ष्य को इकट्ठा करने के लिए जो भी प्रावधान हो सकते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं वो साक्ष्य को एकत्रित करने के लिए कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। दो बातें निकल कर आती हैं कि एक तो हीनियस क्राइम्स, जैसा कि आपने बताया, जैसे कि 302 और 307 जैसे मामले होते हैं। ऐसा अगर हीनियस क्राइम है तो क्या, अगर पुलिस मुझे बुलाती है तो मैं इन्वेस्टिगेशन में जाना या ना जाना मेरी मर्जी है? क्या मैं पुलिस को ना कर सकता हूं? हाँ या ना, तो किन कारणों से? नहीं, आपको, आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उनको सहयोग करें इन्वेस्टिगेशन में। ये 41 में ही आपको दे रखा है, 41A में, जिसमें ये बताया गया है कि आपका ये कर्तव्य बनता है कि अगर पुलिस अधिकारी आपको बुला रहा है या आपसे सहयोग मांग रहा है तो आपको सहयोग करना ही पड़ेगा। 37 भी सीआरपीसी का कहता है कि आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को आप सपोर्ट करें, आप सहयोग करें उनके इन्वेस्टिगेशन में, उनके द्वारा किए जा रहे वाले कार्रवाई में। इसलिए आपको जाना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं है कि आपको कस्टोडियल कोई भी पनिशमेंट आपको वो दे सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं। एज अ पर्सन जिसको पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में जांच करने के लिए, सहयोग देने के लिए बुलाया है, और मुझे कहीं पर एक अंदेशा होता है कि पुलिस मेरे साथ अमानवीय व्यवहार या मेरे साथ मार पिटाई कर सकती है, तो क्या इस अंदेशे के साथ मेरे पास किसी तरह की कोई लीगल रेमेडी है जिसका इस्तेमाल करके मैं पुलिस की इस तरह के अमानवीय व्यवहार अगर होता है तो उससे बच सकूं? जी, अगर हीनियस क्राइम, हम 7 साल से ऊपर के क्राइम के लिए अगर मुझे लगता है, मुझे संदेह भी है, अगर मुझे संदेह है कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, तो आप उसके लिए एंटीसिपेटरी बेल पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। आप उसके लिए सेशन कोर्ट जा सकते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, दोनों रास्ता आपके पास खुला हुआ है। आप एंटीसिपेटरी बेल लें, उसके बाद जाके सहयोग करें या आप पार्टिसिपेट करें, दोनों अब एक रेमेडीज और आपके पास। अब एक और प्रश्न, सूरज, जैसे कि अगर मेरे परिवार को कोई व्यक्ति पुलिस द्वारा इंट्रोगेट किया जाता है और मुझे पता लगता है कि उसके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, उसे पीटा जा रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे हैं, डुबोया जा रहा है, हर तरह के टॉर्चर की विधि को अपनाया जा रहा है या किसी एक विधि को भी अपनाया जा रहा है, तो ऐसे में जी। एज अ फैमिली पर्सन मेरे पास
लीगल या कानूनी दांवपेच क्या हैं जिनको अपनाकर मैं अपने उस परिजन को पुलिस के इस व्यवहार से बचा सकूं? जी, इसको आप एक तरह से लीगल लैंग्वेज में कह सकते हैं इलीगल डिटेंशन। इसके लिए आपके पास माननीय उच्च न्यायालय का रास्ता खुला हुआ है। आप हैबियस कॉर्पस की रिट यहाँ पे फाइल कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, जो भी आप पुलिस अधिकारी है, पुलिस ऑफिसर है, पुलिस का कोई भी कर्मचारी है, जिसके द्वारा आपको अगर 24 घंटे से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको थाने में रखा गया है और मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश किया गया, आप इलीगल डिटेंशन के लिए रिट फाइल कर सकते हैं। और अब आते हैं दूसरे पक्ष पर, जिसमें आपने कहा था कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, यानी कि जिनकी सजा 2 या 3 साल के करीब होती है, ऐसे जी, ऑफेंसेस में अगर पुलिस आपको इन्वेस्टिगेशन में बुलाती है तो क्या आप पुलिस की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं? पुलिस से इन्वेस्टिगेशन के लिए तब तक नहीं बुला सकती जब तक कि मजिस्ट्रेट का आदेश उसके पास नहीं। एक जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उसमें एनसीआर दर्ज होता है और एनसीआर की प्रोसेस यही है कि पुलिस अधिकारी तब तक इन्वेस्टिगेशन या किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं कर सकता है जब तक कि मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको आदेश नहीं किया गया। अब एक और बहुत बड़ा सवाल है सूरज, क्योंकि ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं गोंडा जनपद के अंदर ही, जहां पर इसी तरह के अमानवीय व्यवहार से और कई लोगों को आरोप है, उनका आरोप है कि उनको भी पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया है या फिर पीटा गया है किसी न किसी केस से संबंध में। तो ऐसे में अगर ऐसा कोई पीड़ित व्यक्ति है, उसके लीगल राइट्स क्या हैं और वो किस तरीके से ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ या फिर ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जो कि इलीगल डिटेंशन कराते हैं और अनफेयर प्रैक्टिसेस इंट्रोगेशन की और इन्वेस्टिगेशन की यूज करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके? जी बिल्कुल, आपको सबसे पहले तो अपने राइट्स जानने बहुत ही जरूरी है। आपको सीआरपीसी के तहत ही बहुत सारे राइट्स आपको मिले हुए हैं। मैं उनमें से एक एक करके आपको थोड़ा सा टाइम लेके बताते हैं कि जैसे किसी भी व्यक्ति को कोई भी क्राइम घट रहा है, आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, दोनों तरह के हैं। आपको अगर गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने के दौरान और गिरफ्तार करने के बाद तक की जो प्रक्रियाएं हैं उसके बीच में आपको बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं। जैसे मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। 41A से शुरू होता है आपका, 41B सॉरी, 41B में बताया गया है कि अगर प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट और ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर, जो भी आपके गिरफ्तारी करने के लिए जो भी व्यक्ति प्राधिकृत किया गया है 41B में, पुलिस ऑफिसर है, अगर आपको वो अरेस्ट करने जाता है तो उसको सबसे पहले तो अपना जो नाम है वो पूरा विजिबल होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए और वो इतना प्रदर्शित होना चाहिए कि सामने आपको आसानी से दिख जाए। दूसरी चीज उसी में है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी को गिरफ्तार करने गया है, पुलिस ऑफिसर, तो उसको एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट तैयार करना होता है, जिसको वहीं पे आपको जहां पे गिरफ्तारी होती है वहीं पे उसको फिल करना होगा। और कम से कम वहां पे साक्षी, जो भी उस व्यक्ति का हितैषी है, कुटुंब का सदस्य है, नातेदार है, जो भी पड़ोसी है, सम्मानित व्यक्ति है, किसी के द्वारा उस पर हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक। तीसरा पॉइंट उसी में है कि अगर आप कोई भी व्यक्ति वहां पे गिरफ्तार किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, तो उसके द्वारा उससे काउंटर साइन कराया जाना चाहिए उस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट। दूसरा पॉइंट आता है 41D का, जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो उसके पास ये राइट है कि वो अपने मनपसंद किसी भी अधिवक्ता से मिल सकता है। ओके, तो अगर इकतालीस किसी डी व्यक्ति, के बाद में जी जी जी, जी बोलिए। 41D के बाद में अगर आप आते हैं तो 49 पे आइए। कोई भी अननेसेसरी डिटेन आपको नहीं किया जाएगा, अनावश्यक आपको अवरोध नहीं कारित किया जाएगा। जितनी आवश्यकता है, अगर आप मन क्रम वचन के द्वारा आप समर्पित हैं किसी पुलिस अधिकारी के इन्वेस्टिगेशन में, आपको ना तो हथकड़ी लगाया जाएगा, ना तो आपको ऐसे किसी कमरे में रखा जाएगा, ना आपको किसी बैरक में डाला जाएगा। आपको अनावश्यक अवरोध नहीं कारित किया जाएगा। ये 49 आपको देता है राइट। उसके बाद में आपको 50 मिलता है, सेक्शन 50 है, जिसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसके ग्राउंड्स उसको बताने होंगे। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, आपने क्यों गिरफ्तार किया है, उसका रीजन क्या है, उसको बेल मिलने के राइट्स क्या क्या है, आपको वो भी बताने होंगे पुलिस अधिकारी को, उस व्यक्ति को, कि आपको बेल, अगर बेलेबल क्राइम है तो आपको बेल किस आधार पे मिलेगा या वहीं पे मिलेगा। अगर नॉन बेलेबल क्राइम किया है उसने तो आपको बेल कहाँ से मिलेगी, इन सब के बारे में उसको डिटेल में बताना। इसी तरह 50A है, सेक्शन 50A, जिसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो वो अपने द्वारा बताए गए नामित व्यक्ति को उसकी सूचना देगा।
अगर नामित व्यक्ति नहीं है तो नातेदार, हित, पड़ोसी, जो भी व्यक्ति कुटुंब का सदस्य है उसको वहां पे आप इन्फॉर्म करेंगे, उसके बाद ही उसकी गिरफ्तारी करेंगे। उसी तरह से आपका 53 53A 54 जिसमें बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन का भी पूरा पूरा का पूरा राइट आपको मिला हुआ है। अगर आपको डिटेन किया जा रहा है, आपको अरेस्ट किया जा रहा है, आप उससे ये चीज कह सकते हैं कि मुझे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आप किसी मेडिकल ऑफिसर के पास या रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर के पास आप ले जाइए, मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन कराइए, ये भी आपको राइट मिला हुआ है। इसी तरह से है कि 167 इसमें आपको बताया गया है कि आप 24 आवर से ज्यादा आप अपने पास नहीं रख सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, उसको मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश ही करना होगा। इसी तरह से आपके पास राइट है 303 304 का फ्री लीगल एड। अगर आप गरीब हैं, निसहाय, निःशक्त हैं, आपको फ्री लीगल एड राज्य के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह से अगर आप एक गवाह देना है, आपको गवाह बनना है, 162 163 है कि आपको कोई भी दबाव नहीं बनाया जाएगा, आपके साथ मारपीट नहीं की जाएगी, आपको धमकी नहीं दिया जाएगा, वचन नहीं दिया जाएगा, उत्प्रेरणा नहीं दी जाएगी किसी भी तरह का। आप स्वच्छंद हैं, आप किसी भी तरह की कोई भी गवाही दे सकते हैं। इसमें ना तो आपके द्वारा कोई साइन कराया जाएगा पुलिस अधिकारी के द्वारा, जो भी बयान आप देंगे उसको कोर्ट में बिल्कुल भी आप यूज नहीं किया जा सकता है, वो वैलिड नहीं है। इसी तरह आर्टिकल आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है 20(3) कि आप अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए आपको विवश नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से बहुत सारे आपके पास राइट्स हैं जिनको जानना आपको जरूरी होता है। हमें लगता है कि जितना आपको किसी पुलिस अधिकारी की ड्यूटीज जानना जरूरी है उससे ज्यादा अपने राइट्स को आप जाने तो ज्यादा बेटर। आपने बहुत सारी ऐसे कानून के प्राविधानों को बताया जिसमें अगर एक आम इंसान जागरूक हो और जिसका ज्ञान रखे तो कहीं ना कहीं ऐसी पेचीदगियों से, कानून की ऐसी पेचीदगियों से या फिर ऐसी परिस्थितियों से जहां पर कहीं ना कहीं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में उसका एक रोल है, उसका कोई रोल है जिसमें उसको पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना है, तो उन पेचीदगियों का, इन कानून के प्राविधानों का इस्तेमाल कर वो अपने राइट्स को यूज कर सकता है और कहीं ना कहीं ऐसी समस्याओं, ऐसे टॉर्चर जैसी समस्याओं से बच सकता है। लेकिन बिल्कुल सवाल सबसे बड़ा ये है, चूंकि ज्ञान की कमी है और खासकर कानूनी बिल्कुल। ज्ञान की कमी है गोंडा जैसे जनपद में, तो इसलिए आपके लिए सिंपल सी एक बहुत छोटी सी सलाह है, गांठ बांध के रखिए। अगर आप भी इसी तरह की सिचुएशन जैसे देव नारायण यादव ने जीवन में फेस करी या फिर आप कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में सबसे अच्छा तरीका है किसी भी अपने परिचित से या फिर जानने वाले में कहीं भी एक किसी अच्छे वकील को, एक अच्छे लॉयर को पकड़िए, ढूंढिए, बिल्कुल क्योंकि आप कानूनी ज्ञान की कमी में ना तो अपने राइट्स को, ना तो अपने अधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे और शायद उतने अधिकार से आप अपने राइट्स को पुलिस वालों से मांग नहीं पाएंगे, क्योंकि कई बार देखा गया है पुलिस वालों का बर्ताव सहयोग का नहीं होता, दमनकारी बर्ताव होता है। ऐसे बर्ताव से बचने के लिए सीधा सीधा तरीका है कि कहीं ना कहीं जैसे भी आप ऐसी परिस्थितियों में आते हैं, तुरंत एक वकील से, एक अच्छे वकील से संपर्क करें जो कि आपको अच्छी सलाह दे। और ऐसे वाकयों में, ऐसे इंसिडेंसेस में, ऐसे मामलों में आपको एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन, एक सुगम इन्वेस्टिगेशन होने में और कराने में ऐसे वकील आपकी सहायता कर सकते हैं। इसी तरह के बिल्कुल। और बहुत ही अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए, जिसमें हमारी कोशिश रहेगी कि आपको इसी तरह की और विधिक राय और कानूनी राय दें, चाहे वो जमीन संबंधित हो, चाहे क्राइम संबंधित हो, भविष्य में भी हम इसी तरह के वीडियोस लेकर आएंगे। आप लोग देखते रहिए गोंडा पोस्ट। और सूरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गोंडा पोस्ट से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।